एवरीवन, आज हम अनदर इम्पॉर्टेंट डिजीज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शॉक। अब शॉक है क्या? शॉक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें ऑर्गन एंड टिश्यू को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेल होता है या डेथ होता है। इसको हम शॉक बोलेंगे। अगेन, व्हाट इज शॉक? शॉक इज ए क्लिनिको पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच किसमें नहीं, बॉडी एंड द ऑर्गन्स आर नॉट गेटिंग एनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। उसकी वजह से क्या होता है? ऑर्गन फेल होता है या सडन डेथ होता है। इसका नाम, इस कंडीशन का नाम है शॉक। फिर से बोल रहा हूं, शॉक किसको हम बोलेंगे? जब आपके ऑर्गन्स या हमारे टिश्यूज को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसकी वजह से हमारा ऑर्गन फेल भी हो सकते हैं या डेथ भी हो सकते हैं। ये है डेफिनेशन ऑफ शॉक का। फिर है नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द शॉक? देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ द शॉक। वन इज द हाइपोवॉल्मिक शॉक, नेक्स्ट वन इज द कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, नेक्स्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक। अब इस शॉक में क्या हो, डिस्कस करेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक। अब हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या है? जब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पर ब्लड सर्कुलेट होता है, उसका कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा या वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक। अगेन, जब आपका कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा एंड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक। अब हाइपोवॉल्मिक शॉक किस चीज से होता है? अगर कैपेसिटी भी डिक्रीज होता है, वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है, ये किस चीज से होता है? फर्स्ट जो रीजन है डिक्रीज होने का, वो है हेमरेज। हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग। आपका ब्लीडिंग 2 टाइप का होगा। वन इज द एक्सटर्नल ब्लीडिंग, next one is the internal bleeding. इंटरनल ब्लीडिंग, 2 टाइप का ब्लीडिंग होगा आपका हेमरेज में, एक्सटर्नल ब्लीडिंग या इंटरनल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल ब्लीडिंग में आपका आएगा ट्रॉमा की वजह से आपका ब्लड भी लॉस हो जाएगा और कैपेसिटी भी लॉस हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम का, या जीआई ब्लीडिंग। आपका जीआई सिस्टम में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में कोई भी ब्लीडिंग होते हैं, वो भी रीजन है किसका? शॉक का। नेक्स्ट है इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग में क्या होता है आपका? इंटरनल ब्लीडिंग वो ब्लीडिंग जो हमारे अंदर साइड से ब्लीडिंग होती है, उसका एक है हीमोथोरैक्स ब्लीडिंग। हीमोथोरैक्स ब्लीडिंग, ये क्या है? हाइपोवॉल्मिक का ये हेमोरेज की वजह से भी होता है हाइपोवॉल्मिक शॉक। मैंने बोला है हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या है? जब आपका वॉल्यूम एंड कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से होगा? अगर पेशेंट को कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग आपके 2 टाइप का होगा, एक तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग, नेक्स्ट वन इज द इंटरनल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल ब्लीडिंग आपका फॉल डाउन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या आपका जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का ब्लीडिंग होगा। नेक्स्ट मैंने इंटरनल ब्लीडिंग भी होगा, जिसका एक एग्जाम्पल है हीमोथोरैक्स ब्लीडिंग। व्हाट विल बी द नेक्स्ट कॉज ऑफ द हाइपोवॉल्मिक शॉक? नेक्स्ट है, इसी ये फर्स्ट वन था। सेकंड अगर हम देखेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक किसकी वजह से होगा? ऐसा नहीं बस ब्लड से होगा, ब्लड का कोई कंपोनेंट भी लॉस हो जाए, उसकी वजह से भी पेशेंट शॉक में चला जाएगा। जैसे लॉस ऑफ प्लाज्मा आपको पता है ये ब्लड का एक कंपोनेंट है। अगर पेशेंट को लॉस हुआ है प्लाज्मा, उसकी वजह से भी हाइपोवॉल्मिक शॉक है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को बर्न्स हुआ है, बर्न्स में क्या होता है? पेशेंट का प्लाज्मा लॉस होता है, उस लॉस ऑफ प्लाज्मा की वजह से पेशेंट कहां चला जाता है? हाइपोवॉल्मिक शॉक। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। थर्ड, अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाएंगे, उसकी वजह से भी हाइपोवॉल्मिक शॉक होगा। लॉस ऑफ
लाइट्स। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाएगा उसकी वजह से आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड, जैसे कि आपका एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग, या आपका कंटिन्यूसली लूज मोशन हो जाएगा, या डायरिया बोलेंगे हम, लूज मोशन। लूज मोशन की वजह से भी आपका इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाएगा, या हम बोलेंगे एसाइटिस की वजह से। व्हाट इज एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिटोनियम, उसी को हम बोलेंगे एसाइटिस। फिर से बोल रहा हूं, हाइपोवॉल्मिक शॉक वो शॉक है जहां पर आपका वॉल्यूम एंड कैपेसिटी डिक्रीज होता है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक। हाइपोवॉल्मिक शॉक किस किस से होता है? एक है हेमोरेज, सेकंड है लॉस ऑफ प्लाज्मा, थर्ड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसकी वजह से क्या होता है? हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वन इज कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें क्या है? कैपेसिटी भी बराबर होता है, वॉल्यूम भी बराबर होता है, लेकिन क्या फेल होता है? यहाँ पर आपका पंपिंग फेल होता है, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपके टिश्यू और ऑर्गनों तक प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है। फिर से बोल रहा हूं, यहां पर आपका कैपेसिटी एंड वॉल्यूम नॉर्मल है। प्रॉब्लम कहां है? यहां आपका फेल होता है, क्या? हार्ट काम नहीं कर रहा है, फेलियर ऑफ पंपिंग द ब्लड। फिर से बोल रहा हूं, कार्डियोजेनिक शॉक वो शॉक है जहां पर आपका कैपेसिटी भी नॉर्मल है और वॉल्यूम भी नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है जब आपका हार्ट प्रॉपरली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हमारी ऑर्गन्स या टिश्यू तक प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती। उस कंडीशन को हम बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। अब ये कार्डियोजेनिक शॉक किसके होगा है? एक है रीजन एर्थीमिया हो सकता है, एक है एर्थीमिया। एर्थीमिया की वजह से जब आपका हार्ट का प्रॉपर रिदम या कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, उसकी वजह से आपको कार्डियोजेनिक शॉक होगा। नेक्स्ट है वैल्वुलर डिसफंक्शन। वैल्वुलर डिसफंक्शन, जब आपके हार्ट के वेल्व्स काम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका कार्डियोजेनिक शॉक होगा। जैसे वैल्वुलर हम बोलेंगे रिगर्जिटेशन, एग्जांपल रिगर्जिटेशन होगा। अब वैल्वुलर रिगर्जिटेशन क्या है? सिंपल है, इट्स अ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जहां पर हमारे हार्ट के वैल्व्स है, उनका काम है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। लेकिन इस कंडीशन में क्या है? जब आपका वेल्व्स फेल होते हैं, ब्लड बैक फ्लो जाता है कहां पर? आपके वेल्व्स में। इसकी वजह से आपका कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपका मायोकार्डियम में इस्कीमिया हुआ, हम बोलेंगे मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया मीन्स जब आपके मायोकार्डियम में कोई पार्ट या थोड़ा सा पार्ट काम नहीं कर रहा है, उसको बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, उसकी वजह से प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा आपका वेंट्रिकल्स है, उसकी वजह से भी आपका कार्डियोजेनिक शॉक हो। हम यहां लिख सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फॉक्शन मीन्स सेल डेथ। कहां पर? मायोकार्डियम में। ये था 3 रीजन जिसकी वजह से आपको कार्डियोजेनिक शॉक होगा। फिर से बोल रहा हूं, एर्थीमिया की वजह से भी आपको कार्डियोजेनिक शॉक होगा। वैल्वुलर डिजीज जिसमें मैंने बोला है, एग्जांपल है रिगर्जिटेशन की वजह से भी आपका कार्डियोजेनिक शॉक होगा। नेक्स्ट है, अगर आपका मायोकार्डियम डेथ हुआ है या कोई पार्ट उसका डेथ काम नहीं करा, इस्कीमिया हुआ है, उसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक होगा। ये था कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट थर्ड वन जो शॉक है उसको बोले हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, इसमें हार्ट आपका नॉर्मल पंप कर रहा है,
आपका नॉर्मल वॉल्यूम भी है, नॉर्मल कैपेसिटी है। तो क्या होता है, आपका ब्लड क्या होता है इस कंडीशन में, आपका ब्लड पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में रुक जाता है, पूल होता है, उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एबनॉर्मली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में सिंपल हम बोल सकते हैं, यहाँ पर वैसो डायलेशन होती है, उस वैसो डायलेशन की वजह से प्रॉपर सर्कुलेट ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं होता है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में ब्लड लॉस होता है, कहाँ पर, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में, वो वापस नहीं आता है, उसको वापस आना पड़ता है आपके हार्ट में, लेकिन वो वापस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, आपके ब्लड वेसल्स वो एक्सेसिव ओवर डायलेट हुआ है, ओवर डायलेशन की वजह से प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होता है। इसी कंडीशन को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक आपका किससे हो सकता है, एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक किससे हो सकता है, एग्जांपल हम किसी को पेनिसिलिन दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, उस एंटीबायोटिक की वजह से पेशेंट को एलर्जी होती है, उस एलर्जी की वजह से वैसो डायलेशन होगी, वैसो डायलेशन अगर हो गई तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, तो हम बोलेंगे एनाफिलिटिक शॉक। अगर पेशेंट को पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक से एलर्जी है, उसको हम देते हैं कोई भी एंटीबायोटिक, उसको डायलेशन हुआ है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एनाफिलिटिक शॉक। व्हाट इज एनाफिलिटिक शॉक, सिंपल, जब हम किसी को एंटीबायोटिक देते हैं, उस एंटीबायोटिक की वजह से उसका ब्लड वेसल्स पूरा डायलेट हो रहा है, उस डायलेशन की वजह से ब्लड वापस रिटर्न, वीनस रिटर्न नहीं आता है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। किसमें होता है, एनाफिलिटिक शॉक। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से भी हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो सकता है। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, एनाफिलेक्टिक शॉक हम अलग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक ये भी हम अलग से डिस्कस करें। अब सेप्टिक शॉक क्या है, ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब मर जाते हैं हमारे ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स में, वो एंडोटॉक्सिक रिलीज करते हैं। एंडोटॉक्सिक क्या करता है, साइटोकाइन्स रिलीज करता है। साइटोकाइन्स रिलीज क्या करता है, वो क्या करता है, वो हिस्टामाइन निकालता है, प्रोस्टाग्लैंडिन निकालता है। उन दो चीज की वजह से फिर से ब्लड वेसल्स आपके प्रॉपर क्या बोलते हैं, फुल डायलेट, ओवर डायलेट होते हैं। उस डायलेशन की वजह से ब्लड पूल होता है, कहां पर, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेनस रिटर्न कॉमनली नहीं आता है। ये होता है किसमें, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। जब आपका ब्लड एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल में, ब्लड प्रॉपरली वापस नहीं आता है आपके हार्ट तक, उस कंडीशन को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जिसमें एग्जांपल है एनाफिलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड नेक्स्ट वन इज द सेप्टिक शॉक। नेक्स्ट लास्ट जो है, लास्ट वन, नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप शॉक है उसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। बाय नाम से पता चलता है यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या है, आपका ब्लड पंपिंग नॉर्मल है, आपका कैपेसिटी भी नॉर्मल है, आपका वॉल्यूम भी नॉर्मल है, लेकिन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमन। ल्यूमन क्या है, इंटरनल लेयर ऑफ, वी कैन से दैट इज द इंटरनल स्पेस ऑफ द ब्लड वेसल्स। देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मेनी ब्लड वेसल्स। ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू स्टेनोसिस क्या होगा, ब्लड प्रॉपरली रिटर्न नहीं आता है, उसकी वजह से शॉक होता है। उस शॉक को हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अगेन नॉर्मली आपका ब्लड वेसल्स, नॉर्मल आपका क्या होता है, एक तरफ आर्टरी होती है, दूसरी तरफ वेसल होती है। ये एक तरफ से पंप होता है, दूसरी तरफ से वापस आता है। इस कंडीशन में या आपकी आर्टरी या आपका वेन ब्लॉक होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसकी वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, उस टाइम उस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ये कैसे एग्जांपल अगर मैं हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज,
कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जब आपके हार्ट के ब्लड, वो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, ये वो ब्लड वेसल्स है जो आपके ब्लड सप्लाई देते हैं आपके हार्ट को। अगर इस कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो हम बोलेंगे ये है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है, या हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट, अगर पल्मोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन या डिजीज, शॉर्ट में हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इन दोनों आर्टरी में या किसी भी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स आपको नैरो होता है, स्टेनोसिस हुआ है, उस कंडीशन में हम बोलेंगे पेशेंट को हुआ है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अगेन, व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक? इसमें आपका हार्ट नॉर्मली काम करता है लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है कि इसमें ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड वीनस रिटर्न नहीं आता है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। जिसको मैंने बोला, अगर आपका कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस हुआ या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा। अगर पल्मोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उसके वजह से भी आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा। ये था 4 टाइप ऑफ शॉक है। फर्स्ट वन इज द हाइपोवोल्मिक शॉक, सेकंड वन इज द कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, नेक्स्ट वन इज द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ये थे आपके 4 टाइप ऑफ शॉक्स, जिसमें मैंने बोला है हाइपोवोल्मिक शॉक में क्या होता है, आपका वॉल्यूम एंड कैपेसिटी फेलियर होता है। सेकंड है कार्डियोजेनिक शॉक, इसमें पंपिंग फेलियर होता है। थर्ड मैंने बोला है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जिसमें आपका ब्लड वेसल्स ओवर वेसोडाइलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है। तो नेक्स्ट मैंने बोला ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आए, उसी को हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जिसमें प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है आपके टिश्यू और ऑर्गन तक। रिजल्ट क्या होता है, ये सडन डेथ भी हो सकता है या ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ये थे 4 टाइप्स ऑफ द शॉक। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू।